अस्सलाम वालेकुम। कैफ वन लेक्चर 15 स्टार्ट करते हैं जी। क्या क्वेश्चन है जी? अच्छा जी, दिखा दूंगा। फिलहाल ये काम ज़रा कर लें जो मैंने शुरू करना है। मुझे याद करवाइएगा एंड पे। अच्छा जी, क्वेश्चन बातें बातें बस इस क्वेश्चन के ऊपर आपको मैंने बस थोड़ी सी बात करके कहा था ट्राई करना है, और साथ में ही होमवर्क के 3 क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है। कितने बच्चों ने किया ट्राई? कितनों ने नहीं किया ट्राई? बिल्कुल ट्राई नहीं किया। एक दो, हाइब्रिड में कितनों ने ट्राई ही नहीं किया? क्यों नहीं किया ये ट्राई? तबीयत नहीं ठीक थी। इधर इधर किसने नहीं किया था ट्राई? क्यों नहीं किया ट्राई? इसी दफ़ा पास करने का इरादा है या अगली बार? इसी बार चले जी, आज़म करें, इरादे से काम नहीं चलेगा। लेक्चर 14 के अंदर जो एक क्वेश्चन था, आज लेक्चर 15 में पहले वो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के ऊपर डाला था कि आप इस तरह से करके सॉल्व करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है अब तफसील से वो वाली बात हम करेंगे। सोल्यूशन वाला हैंड आउट छुपा के रखें, वो जल्दी दे दिया टीएस ने, वो भी नहीं लेना, क्योंकि उन 3 सवालों में से भी एक सवाल मैंने आपसे क्लास में पहले करवाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप उस सोल्यूशन को देखेंगे, मैं ही आपको वो सवाल यहाँ पे दोबारा सॉल्व करूँगा, ताकि 2 सवाल आपके सामने आज कम से कम सॉल्व हो जाए मेरे हाथ से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुझे लगता है इस सवाल को सॉल्व करते करते शायद हमें 1 घंटा भी लग जाए, लेकिन मैं 45 मिनट्स कम से कम लगाऊंगा ही मैं, क्योंकि पहला सवाल है ज़िंदगी में जो आप ये देख रहे हैं। रिक्वायरमेंट थी एसेट अकाउंट बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। क्लास वर्क क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 14 ये मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। जिसको नज़र नहीं आ रहा उसके लिए मैंने बोला है, ये जो बाबर वाला सवाल है ये सवाल मैं सॉल्व करने लगा हूँ। 14 लेक्चर का क्लास वर्क क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्या क्या रिक्वायर्ड है जी? एसेट का अकाउंट बना दें और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना दें। तो भाई सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़ के उसको एड्रेस किया करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट एड्रेस करने का मतलब आपने अकाउंट उसने मांगे हैं तो पहले अकाउंट बना लेने हैं, उनके नाम लिख लेने हैं। ठीक है, तो एसेट अकाउंट रिक्वायर किया उसने और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट रिक्वायर। एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। रिक्वायरमेंट एड्रेस होगी। ठीक है, अच्छा अब वैसे तो सिर्फ यही 2 अकाउंट्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन क्योंकि पहला सवाल है तो मैं जनरल एंट्रीज भी पास करूंगा। फिर मैं पहले 1 साल का ट्रायल भी आपके साथ एक्सट्रैक्ट बना लूँगा। सारा ट्रायल तो नहीं बनेगा, क्योंकि सारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स तो है नहीं, कैपिटल कब आया, कितना आया, और कैश में आया, बैंक में आया, फिर कौन सी सेल्स हुई, क्या परचेज हुई, क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ नहीं है। सिर्फ रेलेवेंट डाटा है एसेट से रिलेटेड, तो उतना की ही ट्रायल हम बना लेंगे, उतनी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बना लेंगे हम आज। ठीक है ना, तो रिक्वायरमेंट पे नहीं रहना, रिक्वायरमेंट को छोड़े, वो पढ़ ही नहीं रहे हम फिलहाल। ठीक है, अब सवाल शुरू करते हैं। मिस्टर बाबर परचेज फॉलोइंग एसेट्स, और 1 अप्रैल 2009 को 200,000 का एक एसेट खरीदा। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन कोई नहीं बता रहा, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसने स्टार्ट ही बिजनेस इसी साल 2009 में किया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर पहले स्टार्ट करता तो एसेट्स के बगैर तो बिजनेस होता नहीं है, तो ओपनिंग एसेट्स आ रहे होते, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग एसेट्स नहीं है। ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 अगर मैं बात करूं, तो पहली ट्रांजैक्शन इस साल के अंदर किस दिन हो रही है? 1 अप्रैल 2009 को। 1/4/2009 पर क्या एंट्री पास हो रही है? एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 2 लाख से 200,000 और 200,000। इसके नीचे मैंने लिखा एसेट परचेज्ड। ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर अंग्रेजी लिखी है, इसको कहा जाता है नरेशन। जनरल एंट्री की मैंने क्या बताई जी? नरेशन। अगर सवाल में जनरल एंट्रीज रिक्वायर करे तो नरेशंस भी लाजमी लिखनी है आपने, मुश्किल नहीं है। जो जनरल एंट्री पास कर रहा है उसके लिए नरेशन लिखना क्या मसला है? मसला आपको पता है, एसेट खरीदने की एंट्री की है आपने, तो आपने वही बात लिख दी नीचे, एसेट परचेज, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सवाल जब तक खुद नहीं कह देगा ना पर्चे के अंदर रिक्वायरमेंट में पास जनरल एंट्रीज नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, तब तक आपने नरेशंस लाजमी लिखने हैं। ठीक है ना, सवाल खुद एक्सप्रेसली कह दे नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, फिर नरेशंस मत लिखना। नॉर्मली कह देता है आजकल,
आई कैप जर्नल एंट्री मांगे ना, नॉर्मली आजकल कह देता है साथ नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ना लिखे ये बात तो फिर ये ध्यान में रखिएगा जर्नल एंट्री के साथ आपने नरेशन भी लिखना है। ओके, नरेशन कुछ भी नहीं है, जो जर्नल एंट्री पास हुई है बस उसी को नीचे बता दो कि क्या किया आपने। हम इंशाल्लाह कल डिस्पोजल भी सीख लेंगे। अब डिस्पोजल की जर्नल एंट्री जो है वो हो सकता है कल करें, हो सकता है परसों करें, ठीक है, डिस्पोजल वाला कल सीख लेंगे। तो जर्नल एंट्री जो 3-4 आइटम्स होंगे, उसमें कुछ डेबिट हो रहा होगा, कुछ क्रेडिट हो रहा होगा। अब वो सीख ली जिसने, तो नरेशन तो उसका सिर्फ ये लिखना है डिस्पोजल ऑफ एसेट रिकॉर्डेड, तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना, ठीक है। तो नरेशन एक बार मैं लिख रहा हूँ, आगे मैं बोलूंगा, आपने लिख लिया करना है, मैं लिखूंगा नहीं, लिखा नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसलिए बताया आपको नरेशन लिखना है ऐसे, ठीक है। होगी जी एंट्री पास, इसकी पोस्टिंग लेजर्स के अंदर करवाएं। फिर एंट्री पास होने वाले बार बार बोलते हैं, क्योंकि पास होने वाले बोलते बोलते एंट्रीज याद कर जाते हैं। जी बोले, हाँ रोजा है शोर बेशक ना मचाएं, लेकिन बोले जरूर। थोड़ी सी जगह यहाँ पे और दे दे मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर रुपीज लिख ले लाजमी, रिक्वायरमेंट है तो पूरी चीजें पूरी कर ले, ठीक है। अच्छा जी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से 2 लाख से, तो 2 लाख से एसेट का अकाउंट तो डेबिट हो गया, कैश को दिमाग में हमने किया क्रेडिट, और यहां पर लिख दिया कैश 1/4/2009। डन। नेक्स्ट, डेट ऑफ परचेज है 1 जून 2009, कॉस्ट है 3 लाख। जी एंट्री 1 जून 2009 पर एंट्री पास होगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 3 लाख से, ठीक हो गया जी। इसकी भी नरेशन यही है, परचेज एसेट या एसेट परचेज जो भी लिख लो, ठीक है। पोस्टिंग करवाएं, एसेट अकाउंट, ये दोनों काम इकट्ठे नॉर्मली नहीं करने होते, लेकिन पहला सवाल है ना, मैं सब कुछ ही कर रहा हूं, जो मुमकिन है मैं कर रहा हूं इस सवाल के अंदर, ठीक है ना। और फिर हम आगे चल के फिर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिक हो जाया करेंगे, क्योंकि इस तरह से टाइम ज़ाया होता है। वो कहे लेजर, हम जनरल एंट्री भी पास करें, लेजर भी बनाएं, तो नंबर तो उतने ही मिलने हैं जितने हैं, टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाना है, अगला सवाल करने का टाइम ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। चल बाहर फिलहाल तो सब कुछ कर रहे हैं। तो एसेट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 1/6/2009। नेक्स्ट, अगला एडिशन है जी 1 सितंबर 2010। कैसे वकास, ठीक है। आप नजर नहीं आ रहे मुझे, बच्चे की किसी बच्चे का आई कॉन्टेक्ट ना मिस हुआ करे। अच्छा जी, ये 1 सितंबर 2010 की बात हो रही है भाई, हम तो इस वक्त 9 में खड़े हैं, अगले साल के अंदर जाकर देखेंगे, फिलहाल इस साल को करते हैं अब क्लोज। अच्छा, एसेट अकाउंट तो क्लोज हो सकता है, लेकिन हम एंड पे ही क्लोज किया करेंगे दोनों अकाउंट्स को, ठीक है ना। यहाँ मेरा बन जाएगा एसेट अकाउंट, टोटल करूंगा यहाँ पर इंशाल्लाह, जब बारी आएगी एंड पर ही क्लोजिंग निकाल के, ठीक है, आगे चले जाएंगे। फिलहाल मैंने ये काम नहीं किया, फिलहाल मैं वेट करूंगा सवाल पूरा होने का, ठीक है। वैसे कर भी सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एसेट तब तक होगा ही नहीं बैलेंस जब तक ये नहीं कंप्लीट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस एक तरतीब यही हुआ करेगी कि हम एंड पर सवाल करने के बाद एंड पर जाकर हम बैलेंस कर लिया करेंगे लेजर्स को, ठीक है। अच्छा हाँ भाई, एसेट अकाउंट कंप्लीट है वैसे, अब एसेट अकाउंट तो कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट है, बैलेंसिंग रहती है। अब और क्या काम करने वाला रह गया, एसेट अगर आए हैं, इस्तेमाल हुए हैं, तो वैल्यू भी लूज की होगी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना बाकी है साल, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर एक वर्किंग करेंगे, वर्किंग 1, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और पहले हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। कल बताया था आपको, सबसे पहला हक होता है ओपनिंग एसेट्स का कि उन्हें डेप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि वो पहले से ही बिजनेस में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 यहां पर हुआ करेगा ऑन ओपनिंग एसेट्स, लेकिन 2009 के साल में कोई ओपनिंग एसेट्स मौजूद ही नहीं है। जब ओपनिंग एसेट्स नहीं है तो फिर उनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगी, तो यहां पर हमने 0 कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद एडिशंस हुए हैं, तो 2 हमारा हुआ करेगा ऑन एडिशंस। अच्छा वर्किंग, वैसे देखो इधर वर्किंग किया करेंगे हम ओपनिंग एसेट जब होंगे तो, ठीक है ना, आज है नहीं इसलिए मैं जगह नहीं छोड़ रहा, ओके। ऑन एडिशंस, अब एडिशंस के ऊपर डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। एडिशंस में क्या क्या एडिशन हुआ है, पहला एडिशन हुआ है 1 अप्रैल 2009 को 2 लाख का एसेट आया, तो 200,000 कॉस्ट है, रेजल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है, तो 0 ज्यूम करेंगे, ठीक है, इनटू रेट
10%। पूरा साल डेप्रिशिएट हुआ है ये? नहीं, पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये तो 1 अप्रैल को आया, तो 1 अप्रैल 2009 से 31 दिसंबर 2009 तक अगर मंथ्स गिने तो बनते हैं 9 मंथ्स, तो इंटू 9/12 क्या आंसर आता है? 15,000, 15,000। ठीक है, दूसरा एडिशन 3 लाख कॉस्ट है, 300,000 माइनस रेजल वैल्यू गिवन नहीं है तो 0 अज्यूम करेंगे, इंटू 10%। किस दिन आया ये? 1 जून को। तो उंगलियों पे लाजमी गिनना, सिर्फ जून से अंदाजा लगाओ तो कभी कभी आप तेजी में 6 महीने भी कर जाते हो। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? 7 महीने इस्तेमाल हुआ, तो 7 महीने ही डेप्रिशिएट करेंगे, 17,500। अब ग्रैंड टोटल हमारे इस साल का सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन का, क्योंकि एसेट्स का अकाउंट इकट्ठा बना रहे हैं ना, तो सारे एसेट्स का अकाउंट इकट्ठा बना रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन भी इकट्ठी कैलकुलेट करके अकाउंट के अंदर एंट्री पास करेंगे। आगे चल के आपको बताऊंगा इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद कि क्लास ऑफ एसेट एक हो तो उसका एक अकाउंट बनता है। जैसे बिल्डिंग है तो सारी बिल्डिंग को एक अकाउंट में रख दो, व्हीकल्स को एक अकाउंट में रख दो, प्लांट मशीनरी को एक अकाउंट में रख दो। हाँ, ये ना करो कि बिल्डिंग और व्हीकल को इकट्ठा कर दो, वो नहीं करना आपने, ठीक है ना। बाहर सवाल जब आएंगे सामने तो फिर आपको ये मजीद प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिलहाल तो एसेट ही है, बस एक लिखा हुआ और एसेट ही है, तो फिर हम एक ही तरह का एसेट समझकर एक अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो डेप्शन भी इकट्ठी कैलकुलेट करेंगे और उसकी एंट्री भी एक बार करेंगे। तो कितना आ गया जी? 32,500। ये 32,500 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। ईयर एंड पर आकर हम 31 दिसंबर 2009 पर आकर हम डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे। एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, ठीक है। आप कैसे ने वैल्यू लूज की तो क्या हुआ जी? डेप्शन एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से जी? 32,500 से। और इधर हम एसेट को भी क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि डेप्रीसिएशन है क्या? एसेट की वैल्यू में कमी। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने शायद कल बात की भी थी जाते जाते, ठीक है। हम इस तरह से एंट्री पास करेंगे, हम इस तरह से अकाउंट बनाएंगे। ये सवाल पर्चे में भी आते हैं, करेंगे। लेकिन ये एक अल्टरनेटिव है, एक और अल्टरनेटिव एंट्री भी मौजूद है जिसकी तरफ मैं अब लेके जा रहा हूं। बेसिकली वो बेटर प्रेजेंटेशन है। बेटर प्रेजेंटेशन क्यों है ये अब आज की क्लास में प्रूव नहीं हो सका, क्योंकि आज के वाले हैंडआउट के अंदर जो सवाल है उस तक हम पहुंच गए थे, वो मैंने होमवर्क में फिर दे दिया। वो कल जब आप लोग आओगे मैं पहला सवाल वही करवाऊंगा, तो बेटर प्रेजेंटेशन इसको प्रूव कर दूंगा। फिलहाल तो बस ये कह रहा हूं कि आप डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट भी कर सकते हैं, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट भी कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी जो एसेट के अंदर होने वाली कमी है उसको एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय एक नया अकाउंट ओपन करो, उसका नाम रख लो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एंट्री जो है ये उस अकाउंट के अंदर आप कर दो। नहीं समझ आई? सेल्स बढ़े, ये इनकम है, सेल रिटर्न बढ़े, ये सेल की कमी है। अब सेल रिटर्न को सेल के अकाउंट में भी डेबिट किया जा सकता था, लेकिन हमने उसको अलग अकाउंट में रख दिया था, वक्त आने पे उनको नेट भी कर दिया, ठीक है। परचेजेस एक्सपेंस है, बढ़ने पर डेबिट होता है। परचेज रिटर्न बढ़े तो ये परचेज का अपोजिट है, हमने परचेज के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया था, अलग अकाउंट में रख लिया था, वक्त आने पर नेट भी कर दिया था, ठीक है। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स बढ़े तो डेबिट। हमने ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट में डेबिट नहीं किया था, जब लेजर बनाए थे तो उनको अलग रखा था, वक्त आने पे उनको नेट भी कर दिया था। ऐसे ही एसेट के अंदर होने वाली कमी को कहते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय, है ये भी ऑप्शन सही, लेकिन अभी नहीं, अभी 2 ऑप्शन है ना, तो एक पहले फिलहाल सीख ले, ठीक है। हम एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय एक अलग अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट। हम एसेट के अंदर होने वाली कमी को उस अकाउंट में इकट्ठा करते रहते हैं। एसेट अलग चलता रहता है और ये उसके अंदर होने वाली कमी कॉन्ट्रा एसेट, जैसे सेल का कॉन्ट्रा सेल रिटर्न, परचेज का कॉन्ट्रा परचेज रिटर्न, ड्राइंग्स कैपिटल का कॉन्ट्रा, ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट का कॉन्ट्रा है, ठीक है ना। तो हम एसेट के अंदर होने वाली कमी को एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय अलग से एक नया अकाउंट ओपन करते हैं और उसके अंदर इसको कर देते हैं क्रेडिट। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना? सेल का बढ़ना क्रेडिट, तो सेल रिटर्न अलग किया तो उसको डेबिट किया था। परचेज का बढ़ना डेबिट, तो परचेज रिटर्न को अलग किया था तो उसको किया था क्रेडिट। कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, तो ड्राइंग्स अलग किया था तो उसको किया था डेबिट। एसेट का बढ़ना होता है डेबिट और एसेट की कमी क्रेडिट होती है। इस कमी को एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने के बजाय अलग अकाउंट ओपन करके एक्यूमुलेशन अकाउंट उसका नाम रख लिया, उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। वक्त आने में इनको भी नेट कर देंगे, ओके, सही है। तो ये एंट्री की आप नरेशन लिखेंगे, लिख लें, मैं लिखवा देता हूं। चार्ज्ड, चार्ज्ड या रिकॉर्डेड, जो दिल करे लिख लो। चार्ज्ड, चार्ज्ड CHARGED, चार्ज की, स्लैश डालकर रिकॉर्डेड, दोनों सही है, ठीक है। चार्ज्ड या रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंड, FYE लिख लेना ना। चार्ज्ड या दूसरा क्या लिखवाया था? रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2009, बस काफी।
चार्ज या रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2000, ये क्या किया हमने 2009 वाले साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है, चार्ज किया, रिकॉर्ड, चार्ज करना मतलब रिकॉर्ड करना एक ही बात होती है, ठीक है, सही हो गया जी। चलें फिर करवाएं एंट्री। अच्छा थोड़ी देर के लिए ना आप यूं कर लें कि 2 लाख को थोड़ा सा स्मार्ट करें, फिर भी खास स्मार्ट नहीं हुआ। चलें मैं ना यहाँ पर एक अकाउंट बनाता हूँ जो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन चलें आज पहला दिन होने की वजह से वो भी बना लेता हूँ ब्लू से, ठीक है। और वो अकाउंट है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट, ऐसे ही बस, ताकि डबल एंट्री जरा आपकी पूरी हो जाए। रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए मैं बाद में एंड पे इसको लाल मार्कर से काट दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी अब एंट्री बोलें, पोस्टिंग आ गई एंट्री की। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 32,500 से और एक्यूमुलेटेड, इसके ऊपर रुपीज लिखो, ये रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट में सारी चीजें पूरी करके रखे होते हैं हम, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 32,500, यहाँ क्या लिखोगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कहां से निकाली भाई, वर्किंग 1 से। किस दिन ये एंट्री पास की, 31 दिसंबर 9 पे, ठीक है। अब ये दिमाग के अंदर ही कर लिया करनी एंट्री, लेकिन चलो पहला दिन है मैं इसलिए ये एंट्री करवा रहा हूं। यहां पे क्या लिखोगे फिर, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 9, ठीक है। कंप्लीट हो गया 2009 का साल, अब और हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलो टोटल 5 लाख एज इट इज क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 5 लाख, और 31 दिसंबर 2009 पर क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा जी, 5 लाख। एसेट अकाउंट हमें क्या बता रहा है कि 31 दिसंबर 9 पे हमारे पास 5 लाख रुपए के एसेट्स पड़े हैं, लेकिन इनकी वैल्यू में कमी भी आई है। वो कमी हमने इस अकाउंट में नहीं रखी, उसके लिए अलग अकाउंट ओपन कर लिया, उसका नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो इस अकाउंट को जब बैलेंस करते हैं तो ये अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है 32,500, ठीक है, 31 दिसंबर 2009। इसका मतलब ये हुआ कि एसेट की कॉस्ट इधर पड़ी है एसेट अकाउंट में, और चूंकि एसेट के अंदर होने वाली कमी को इस अकाउंट में क्रेडिट किया नहीं है, वो अलग पड़ा है, तो एक्यूमुलेशन अलग होने की वजह से ये सारी जिनकी कॉस्ट शो करता रहेगा, कमी हमेशा इस अकाउंट में आती रहेगी। एंड भी जाकर किसी मौके पे इनको क्या कर लेंगे, नेट कर लेंगे और बुक वैल्यू निकालेंगे, बुक्स में जिस वैल्यू पे आना है वो निकालेंगे, लेकिन एसेट अकाउंट हमेशा क्या शो करता रहेगा, कॉस्ट, क्योंकि एसेट के अंदर होने वाली कमी को एसेट अकाउंट में क्रेडिट करना ही नहीं हमने, उसके तो अकाउंट ही हमने अलग जो है वो शो कर दिया हो, ठीक है। तो यूं मैं लिख सकता हूं कि एसेट अकाउंट किसमें बन रहा है, एट कॉस्ट, क्यों, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग पड़ी है। ये उसूल जिंदगी सारी काम आने अब, ठीक है। तो ये उसूल जहन में रखें, और जिसने लिखना हो वो लिख भी लें जब मैं बोल रहा हूं तो, लेकिन मर्जी की बात है, पहले सुन तो लें एक बार। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग नजर आ रहा हो तो इसका मतलब होता है एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन गया। जाहिर सी बात है, एक्यूमुलेशन अकाउंट वजूद में कब आता है, जब आप एसेट के अंदर होने वाली कमी को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर रहे हैं। अगर आप उसको एसेट अकाउंट में क्रेडिट करते तो ये तो वजूद में ही ना आता, बात समझ रहे हो, ये वजूद में ना आता और एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देते डेप्शन से, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस में कॉस्ट पड़ी ही नहीं हो सकती थी, फिर WDV होती, बुक वैल्यू होती। ये बात समझे हो, ठीक है। तो उसूल लिख लो अपने पास। चलो, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट अलग नजर आ रहा हो तो इसका मतलब होता है एसेट अकाउंट कॉस्ट पर बन रहा है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट, एक डेप लिख लिया करो ना, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट नजर आ रहा हो तो इसका मतलब होता है, अगर एक्यूमुलेशन का अकाउंट अलग से नजर आ रहा हो तो उसका मतलब होता है कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पर बन रहा है, ठीक है, बस काफी। एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा है या कॉस्ट पर बन रहा है, उसकी वजह समझ आ गई ना। देखो फिर एक बार सुन लो आखिरी बार, एसेट अकाउंट में जब खरीदा एसेट तो कॉस्ट को डेबिट किया हमने, अब एसेट के अंदर होने वाली कमी की एंट्री हमने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट की, तो ये अकाउंट वजूद में आ गया, ठीक है। अगर हम यही एंट्री करते डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो पहली बात ये अकाउंट वजूद में ही ना आता, और दूसरी बात एसेट अकाउंट में जब क्रेडिट हो जाती है डेप्रीसिएशन तो क्लोजिंग बैलेंस भी बुक वैल्यू होती, वो भी कॉस्ट पड़ी रह ही नहीं सकती थी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आने का मतलब ही क्या हुआ कि एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा है, तो होने वाली कमी हमेशा उधर ही आती रहेगी, वहीं इकट्ठी होती रहेगी, इसको हम कॉस्ट भी रखा करेंगे, इसमें से तो डेप्रिसिएशन को माइनस किया नहीं करेंगे, आगे जाकर एक मौके पर नेट करके बुक वैल्यू निकाल लिया करेंगे, ठीक है। चलें आगे, यहां तक कोई मसला है तो क्वेश्चन पूछ लें, जागते भी रहें जी।
डेप्रीसिएशन हमेशा पीरियड एंड पे खड़े होकर निकालते हैं, हम निकाल किसी भी वक्त सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जब पीरियड एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगते हैं तो उस वक्त डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं और उसी वक्त उसकी एंट्री पास करते हैं। गालिबन ये बात कल परसों मैंने हल्की फुल्की की भी थी, ठीक है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो ईयर एंड पे, पीरियड एंड पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगते हैं उस वक्त कैलकुलेट करते हैं और उस वक्त इसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। सारा साल जरूरत नहीं है ना करने की, वो अभी नहीं बताता, ये समझ आ गए। बुक वैल्यू अभी यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा ना बैलेंस शीट के, वहाँ पे नजर आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे जाके अगर किसका सवाल नजर आता करें मुझे नजर आ जाए। हाँ, ये दोबारा पूछना है आपने, जब मैं यहाँ पर एंड कर दूंगा ना सवाल में, चलो भाई नोट कर लो और सवाल पूछो, तो उस वक्त बुक वैल्यू वाली बात समझ ना आए तो फिर मुझसे दोबारा पूछना, ठीक है। जाना है बुक वैल्यू तक हमने ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, चलें आगे। अच्छा, अब अगला साल जो शुरू होता है तो अगले साल में सबसे पहला काम क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाया जाता है, ऐसा ही है। अगर मैं तैयारी मुझे ये बस काम जरा मुश्किल लगता है बेटा, आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लें, फिर है ये मुश्किल वाला काम हो गया, अगले सवाल के लिए भी फिर आसानी हो जाएगी। लाइनें लगाना बड़ा मुश्किल काम है जी। अलहदा बना सकते हैं लेकिन हम तो नहीं बनाएंगे, हम तो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे कि नया लेजर बनाए, एसेट अकाउंट दोबारा लिखें, रुपीज़ लिखें। किसने पूछा? आपने पूछा नहीं बनाएंगे हम। अगर उसने इकट्ठा मांग लिया तो आसानी है ना, सामने क्लोजिंग पड़ा, ओपनिंग लिखो, अल्लाह खैर चलो जी। तो अगला साल शुरू होते ही, अच्छा हो इस बेचारे को तो मस्कीन को मांगा नहीं था ना, रिक्वायर्ड नहीं थी, इसलिए जाए इसका भी क्लोजिंग निकाल दो भाई, इसका भी क्लोजिंग निकाल दो। 31 दिसंबर 2009 पर क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर 32,500। चलो फिर अब यहीं पर रुको, फिर यहीं पर मैं तो कहता हूँ यहीं पर ज़रा ट्रायल बना लें, इनकम स्टेटमेंट बना लें, बैलेंस शीट बना लें, फिर ही आगे चलते हैं। अब चूँकि रुक जाओ, अगला साल भी देखते हैं अब, ठीक है। ट्रायल बैलेंस भी रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे ही बस फरमाइशी प्रोग्राम सिर्फ इसी साल का बना देता हूँ। ट्रायल बैलेंस ये क्लोजिंग बना रहा हूँ मैं 31 दिसंबर 2009 पर खड़े होकर इस साल का, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट, फॉर द ईयर ही बनाते हैं। वैसे एक ही बात होती है, इसमें दोनों तरह की चीज़ें आ रही होती है ना, ठीक है। इसमें इनकम्स होंगी, एक्सपेंसेस भी होंगे, ठीक है। तो बस फॉर द ईयर लिख दिया करते हैं हम उसके अंदर। अच्छा, पहला बैलेंस एसेट का आ रहा है, एसेट अकाउंट से कितना 5 लाख डेबिट बैलेंस। दूसरा बैलेंस आ रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का 32,500 क्रेडिट बैलेंस। और तीसरा आ रहा है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये भी 32,500। अब ये दोनों सेम सिर्फ पहले साल में होंगे, ये याद रखना, क्योंकि ये एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है और ये है आज तक की डेप्रीसिएशन। तो इसने तो अगले साल भी फिर फॉर द ईयर एक्सपेंस बताना है और यहाँ पे 2 साल इकट्ठे हो जाएंगे। तीसरे साल में इसने 1 साल का एक्सपेंस बताना है, यहाँ पे 3 साल इकट्ठे हो जाएंगे, सो ऑन। लेकिन ये बात अभी समझ आएगी थोड़ी देर में, जरा आगे चलने दो। ये ट्रायल बन गया। इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका टोटल करेंगे तो डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है। क्यों? ट्रायल कंप्लीट ही नहीं है। कहाँ है कैपिटल, कहाँ है कैश जो कैपिटल में आया, कहाँ है सेल परचेजेस वगैरह, कहाँ है बाकी एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये सवाल का डाटा कंप्लीट, हम सिर्फ रेलेवेंट टू फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रीसिएशन इस सवाल को लेकर चल रहे हैं। बिजनेस के अंदर और भी बहुत कुछ हो रहा होता है, उसका हमें पता नहीं है, इसलिए ये ट्रायल कंप्लीट नहीं है, इसका डेबिट क्रेडिट बराबर हो नहीं सकता। तो इसके हल के लिए हम लिख लिया करेंगे ट्रायल बैलेंस के साथ, ये एक्सट्रैक्ट्स हैं ट्रायल बैलेंस के, कंप्लीट ट्रायल नहीं है, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं। जो रेलेवेंट है, मेरे से रेलेवेंट चीज़ें हैं, सिर्फ वही मैंने लिख दी हैं ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि किस चीज़ ने कहाँ प्रेजेंट होना था। ओके, अच्छा, अब बनाते हैं जी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ओपनिंग, एडिशन, टोटल, चलो यहाँ पे तो जी इनकम स्टेटमेंट के भी एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा मैं। उसकी वजह क्या है? इधर देखो, अगर पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो मुझे क्या चाहिए होता है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग, फिर जीपी, फिर ऐड अदर इनकम, फिर लेस एक्सपेंसेस, और उसमें जाकर एक चीज ने आना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो हमें इस वक्त सिर्फ मिला है। अब ना मेरे पास सेल, ना ओपनिंग, ना परचेज, ना क्लोजिंग, ना अदर इनकम, ना बाकी एक्सपेंसेस, सिर्फ मुझे मेरा अवेलेबल क्या मेरे सवाल के अंदर? डेप्रीसिएशन। तो मैं भी सिर्फ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ही फिर शो कर सकता हूँ ना प्रॉफिट एंड लॉस को। पर्चे में ऐसे आते भी हैं, ठीक है। पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाओगे, बस रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट बना दो। तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की बजाय हम क्या लिख देंगे? एक्सट्रैक्ट्स। ये सारी चीजें हम नहीं लिखेंगे ऐसे, और ये एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अदर एक्सपेंसेस वाले पोर्शन में इसमें आना होता है जीपी के बाद, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अदर एक्सपेंसेस और उसमें मैं नीचे लिख दूंगा डेप्रीसिएशन
एक्सपेंस, ठीक है। 2010 भी यहाँ पे लिखूंगा और 9। आप कहोगे जी ये क्या बात हुई भाई, ये ना हमारा जो स्टैंडर्ड हमें फॉर्मेट सिखाता है ना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह बनाने के, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप रेलेवेंट ईयर को जिस साल में रिसेंट ईयर को पहले लिखा करें और उसके कंपैरेटिव को बाद में, ठीक है ना। ये वैसे पहले 1-2 दिन में नॉर्मली मैं ये भी करा दिया करता था, पहले 9-10 1-2 दिन लिख के फिर मैं कहता था ऐसे कर लो, लेकिन मुश्किल बात नहीं है ना, पहले दिन ही सीधी चीज़ पे चढ़ो, ठीक है ना, पहले ही दिन सीधा काम कर लो। क्या मसला है? मसला जरा ये बता रहा हूँ ना कि आपने रेलेवेंट जो रिसेंट ईयर है वो पहले रखना है। देखना 9-10 का डाटा आपके पास मौजूद है, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप 9 में खड़े होकर 10 का डाटा आपके पास आ गया, इतने आप डोरेमोन, ठीक है। आप लोगों के पास 10 का डाटा तभी होगा कि आप 10 में मौजूद होंगे, 9 का भी तभी होगा कि 9 से गुजर के 10 में आए थे। तो जो मोस्ट रिसेंट ईयर हो सबसे ज़्यादा यूजर के लिए रेलेवेंट वही होता है, तो सबसे पहले वो प्रेजेंट किया जाता है और फिर उसका कंपैरेटिव उसके बाद, फिर उसके बाद 8, अगर वैसे तो 2 साल ही कंपैरेटिव 1 साल ही शो करते हैं, लेकिन अगर आप 8 शो करना चाहो तो यहाँ 7, यहाँ इस तरह से तरतीब होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 9 के साल में खड़े होते रिसेंट, ठीक है, तो फिर 8 कंपैरेटिव होता उसका, ठीक है। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है जी? 32,500। देखो देखो इधर ट्रायल में से एक्सपेंस निकल के आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद जी बैलेंस शीट में भी आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब हम उसका भी सिर्फ क्या बना सकते हैं, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट। कौन सा एक्सट्रैक्ट बनेगा भाई? एसेट्स कहाँ जाते हैं? नॉन करंट एसेट्स, मैंने एनसीए लिख दिया, ठीक है। एसेट का अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा है कितनी? 2009 में कितनी कॉस्ट शो कर रहा है? 5 लाख, बोलो 500,000। ये एसेट का अकाउंट भी आ गया। अब मेरा सवाल है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट इनकम स्टेटमेंट आइटम है या बैलेंस शीट आइटम है? अच्छा ठीक है, बच्चों ने बैलेंस शीट कह लिया, लेकिन आधे चुप भी हैं। मैं अब तरतीब से शुरू से बात शुरू करता हूं उनके लिए। हमने सेल और सेल रिटर्न को अलग अलग किया। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए इनको हम नेट करने लगे थे। सेल रिटर्न किसका कॉन्ट्रा है? सेल का। सेल कहाँ जाती है? इनकम स्टेटमेंट में, तो कॉन्ट्रा भी उसके पीछे पीछे इनकम स्टेटमेंट में चला गया था। परचेज और परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा है। हम जब नेट करने लगे तो परचेज कहाँ जाता है? इनकम। तो परचेज रिटर्न उसका कॉन्ट्रा भी उसके पीछे पीछे इनकम स्टेटमेंट में चला गया था, तो इनकम स्टेटमेंट आइटम। ड्राइंग्स और कैपिटल भी कॉन्ट्रा थे। कैपिटल कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में, तो ड्राइंग्स जो उसका कॉन्ट्रा है वो भी कहाँ चला गया था? बैलेंस शीट में। ऐसे ही एसेट इनकम स्टेटमेंट आइटम है या बैलेंस शीट? अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये क्या है? ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, सही है। अब ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जब नेट होने की जरूरत पड़ेगी तो ये कॉन्ट्रा भी पीछे पीछे चला जाएगा। एसेट ने कहाँ जाना है? बैलेंस शीट में। तो कॉन्ट्रा एसेट यानी एक्यूमुलेटेड एसेट भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब ये भी बैलेंस शीट आइटम ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एसेट में से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग बैलेंस क्या है जी? 32,500, ठीक है जी। और हमारी किताबों में ये एसेट बुक वैल्यू पर ही नजर आएगा जी, 467,500। भाई बुक वैल्यू वाले हाइब्रिड वाले भाई ये बात समझ आई? अब आपको कहाँ था भाई? हाथ खड़ा करें तो दोबारा। अच्छा देखो, पहले पूरी बात सुन लो एक बार। हमने एसेट को अलग रखा, एक्यूमुलेटेड एसेट को अलग रखा। मैं ये कह रहा था आपको कि हमारी किताबों में एसेट ने बुक वैल्यू पर ही नजर आना है, लेकिन हमने एसेट अकाउंट को कॉस्ट पे बना लिया और एसेट के अंदर होने वाली कमी को अलग एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर रख लिया हमने। दोनों अकाउंट्स क्लोज किए, साल एंड हुआ और जब बैलेंस शीट बनाने लगे तो इन दोनों को नेट कर दिया, हमारा एसेट बुक वैल्यू पर नजर आया, ठीक है। लेकिन ये रखेंगे अलग अलग ही इनको। ये बेटर प्रेजेंटेशन क्यों है? ये प्रूफ तो अब मैं कल करूंगा कि आप एसेट अकाउंट को ही क्रेडिट कर देते तो भी यही आंसर आना था। क्यों अलग से अकाउंट बनाया? इतना ज्यादा मुसीबत में पड़े। तो भाई मैंने आपको कहा ये बेटर प्रेजेंटेशन। अब आप कहोगे प्रूफ करें, तो मैं कहूंगा कल करेंगे, क्योंकि आज वो सवाल पिछली क्लास में तजर्बे से साबित हुआ है कि नहीं हो सका, तो इसलिए कल प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। क्वेश्चन अब आपका हाइब्रिड वाले भाई, जिसका क्वेश्चन था जी, पहले ऑन था अब ऑफ हो गया जी। माइक जरा करीब करो। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। और जी किसी का क्वेश्चन आगे समझ उनको। एसेट नहीं, अब क्या 50 एसेट आपने खरीदे हैं तो 50 एसेट बैलेंस शीट में लिखने बैठ जाओगे? इसकी इतनी डेप्रिसिएशन है, ये हाँ सारे एसेट्स की इतनी डेप्रिसिएशन है। आप अलग अलग एसेट की डेप्रिसिएशन क्यों निकालना चाहते हैं? क्यों निकालना चाहते हैं? हर एक चीज की अलग अलग ही होगी, वो चीजें बढ़ाते हैं ना आगे जाके हम। हर एक चीज मतलब बिल्डिंग अलग रखेंगे, प्लांट अलग रखेंगे, इक्विपमेंट अलग रखेंगे, उनकी डेफिनेशन अलग अलग होंगी, इक्विपमेंट भी अलग अलग होंगी। जिनकी एक क्लास उनके लिए एक, वरना तो मुसीबत में पड़ जाएंगे फिर हम जिंदगी में। बस एसेट ही
जो है वो लिखते रहे, उनकी डेफिनेशन लिखते रहे, हर एक को अगर अलग अलग रखें तो। हाँ डिटेल्स हमारे पास होती है मौजूद, ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन फेस के ऊपर एक एक करके चीजें आ रही थी इकट्ठी। ठीक है जी ना, एसेट अकाउंट तो कॉस्ट पे है, ये देखो ये एसेट की कॉस्ट है, एसेट अकाउंट। अगर ये दोनों ना होते, ये मैं कल दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना, जब हम एसेट अकाउंट क्रेडिट करते हैं डेफिनेशन की एंट्री से, तो फिर ये एक्यूमुलेशन का अकाउंट वजूद में नहीं आता, तो फिर इतनी सी चीज नजर आती है आपको, और 500 ना होती, वो 467 होती, तो फिर वो बुक वैल्यू होती। ठीक है, कल 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 दोनों सामने आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक को मसला, यहां तक को मसला, आगे की सोच सोचे बगैर यहां तक को मसला। चले अगला साल शुरू करते हैं जी, 2010 में सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाएंगे। तो यकम जनवरी 2010 पर ब्रॉड डाउन बैलेंस आ गया, यानी हम बिजनेस शुरू करते ही 5 लाख के एसेट्स के मालिक हैं, खरीदे नहीं, पहले से आ रहे हैं पिछले साल से। ठीक है, कॉन्ट्रा एसेट का भी क्लोजिंग बैलेंस अगले, क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम है ना, अगले पीरियड में ओपनिंग बनेगा 32,500, और डेप्शन एक्सपेंस का भी क्लोजिंग अगले पीरियड में ओपनिंग बनेगा। चुप बैठना भी जुर्म समझता हूं मैं इस बात के ऊपर कि एकदम से क्यों नहीं बोले आप लोग, एकदम से क्यों नहीं बोले कि सर इनकम स्टेटमेंट आइटम है, इनकम एक्सपेंसेस का क्लोजिंग तो अगले साल ओपनिंग बनता ही नहीं है, ये आपने कैसे लिख लिया? कोई बोला ही नहीं, सोए पड़े हैं सारे। आप कहेंगे हमारे दिल में आ रही थी, हमारे दिल में आ रही थी, पर दिल में रह गई। भाई मैंने क्या बोला? क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हें क्या नजर नहीं आ रहा? मैंने बोला तो लिखते हुए तो ये नजर आ रहा ना कि ब्रॉड डाउन लिख रहे हैं एक्सपेंस का। खुदा का खौफ करो, ब्रॉड डाउन भी एक्सपेंस का होता है, इनकम का होता है। प्रॉफिट एंड लॉस आइटम के किसी भी प्रॉफिट लॉस किसी भी आइटम का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग नहीं बना करता, यही तो सिखाया था आपको। ठीक है, तो ये लिख दिए मैंने, जैसे ही कहा था ना ब्रॉड डाउन होगा, वहीं पे आप लोगों ने रोला डाल देना था, सर क्या कह रहे हैं, ये क्या बात हुई, एक्सपेंस का ओपनिंग, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता, लिखने नहीं देना चाहिए था मुझे। ठीक है, कभी नहीं। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम है और वो कॉन्ट्रा एसेट है, ये भी ये को एक्सपेंस नहीं है फॉर द ईयर, ये इकट्ठा कर रहे हैं इसके अंदर एसेट की कमी को, एसेट और एसेट कमी अलग अलग रखे हुए हैं। ठीक है ना, हाँ ये बैलेंस शीट आइटम है, इसलिए ओपनिंग आया, इधर नहीं आ सकता। ठीक, ओके। नाउ 1 सितंबर 2010 को 5 लाख एक और एसेट खरीद लिया, क्या एंट्री फरमाएंगे? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, जर्नल एंट्री किस दिन होगी? 1/9/10। ऊपर मैंने क्या लिखा है, इस साल की एंट्री से कर रहा हूं मैं, सारे साल की एंट्री। ठीक है, तो यकम 1/9/2010 पर एंट्री होगी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 5 लाख से। ठीक है जी, क्या नरेशन वही है? हाँ जी, एसेट परचेज। अब बस एक ही एसेट था, चलो पोस्ट कराओ एसेट, बोलो 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 बोलो। साथ वाले को देखो, मैं बोला मैं पास होने वालों में से हूं, तुम नहीं बोले, देखो तुम चुप हो, तुम पता नहीं करने वाले हो जी। रोजा नहीं लगाना, बस आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बोलना जरूर है। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1/9/10 11 12 13 14 15। अच्छा नहीं जी, कहानी खत्म, सवाल तो खत्म हो गया। देखिए दिखा दें, हमारे भी सवाल खत्म हो गया और कोई एडिशन नहीं है। अब इस साल की डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, सवाल खत्म। ठीक है, तो आ जाओ वर्किंग की तरफ। अब जो मैंने वर्किंग करनी है वो करनी है किस साल की डेप्शन के लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। ठीक है जी, स्टेप 1 ऑन ओपनिंग एसेट्स। सबसे पहले मुझे ओपनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन निकालनी है, और आज ओपनिंग एसेट्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब मेरा सवाल आपसे, ज़रा कल वाले 3 सवाल जो मैंने क्लास में करवाए थे डेप्शन के लिए, ज़रा वो ओपन करें सारे बच्चे अपने रजिस्टर्स में, पिछला सफ़ा पलटें जो मैंने करवाए थे क्लास में। अच्छा, अब इसमें आपको डेप्रिसिएशन के साथ नहीं नजर आ रहे, मैंने तो 3 सवाल कराए थे, वो रजिस्टर नहीं है, साथ वाले रजिस्टर से देख लें, इधर तो होगा, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं लिखा आपने, फ़ायदा, हाँ जहाँ लिखा वहाँ देख, नहीं जब डेप्शन कैलकुलेट कर रहे थे तो मैंने हर जगह फार्मूला लिखा, बच्चों ने अगर लिखा हो तो उनको उससे फ़ायदा होगा। अगर आप गौर करें तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए हर बार कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ हुआ या कॉस्ट इनटू रेट, तो बात तो एक ही होती है ना। यानी अगर मेथड स्ट्रेट लाइन हो तो एसेट की ज़िंदगी का जौन सा मर्जी साल हो, आप कॉस्ट के ऊपर रेट लगा दें तो डेप्शन निकल आएगी। मतलब समझ आता है? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का, तो चाहे एसेट का, आप वो वर्किंग ओपन करो ना जो मैंने 3 सवाल करवाए थे, आप उनमें अगर देखो तो पहला साल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, हर एक के अंदर वही कॉस्ट इस्तेमाल हुई है। ठीक है ना, चाहे डिवाइड बाय लाइफ कर रहे हो चाहे रेट को, तो एक ही बात होती है ना। ठीक है, आप हर साल कॉस्ट को यूज करके डेप्शन निकाल सकते हो।
अगले मेथड में जाओगे ना तब पता लगेगा इसकी सिग्निफिकेंस का जो मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल तो सादा बात आपको समझाई कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो चाहे एसिड्स की जिंदगी का जो सा मर्जी साल है, आप उस कॉस्ट के ऊपर रेट लगाओ, आपकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी। क्या मतलब, ये 5 लाख वाले जो एसिड्स हैं ये तो पिछले साल से चले आ रहे हैं ना, तो इनकी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सिंपल इसी कॉस्ट के ऊपर रेट को लगा दें। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ अंग्रेजी में जरा फिलहाल कि क्या क्या करेंगे हम। ओपनिंग एसिड्स के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालनी है हमने, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लेंगे ओपनिंग, मैंने ओपी लिख दिया, ठीक है ना, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है छोटी छोटी, क्योंकि कल डिस्पोजल आएगा तो यही बात आगे बढ़ेगी, यहीं से चीजें बढ़ेंगी, एक चीज ऐड होती जाएगी, कुछ नया ऐसे नहीं सीखते हम, स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स पर हम अप्लाई कर देते होते हैं रेट। सही है, कंक्लूडेड ना, स्ट्रेट लाइन है तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल पर ही रेट लगाएंगे ना। अब ओपनिंग कॉस्ट कितनी है एसिड्स की, इसके लिए हम सवाल में जाएंगे और सवाल से जाके ढूंढेंगे, कभी भी नहीं सवाल में जाएंगे, कभी भी नहीं सवाल में जाएंगे। ओपनिंग अगर हमने पिछला साल बनाया तो हम पागल थोड़े ही सवाल से जाके फिर एसिड को ढूंढने, 2 हैं 4 हैं 5 हैं 10 हैं, उनको ढूंढने लग जाए। ये बैठे हैं मेरे, फिर चुप के बैठे हुए, ये इनको थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। ये साथ वाली बिल्डिंग है जो हमारी कर लग जाए, इधर से नहीं जाना, बाहर से जाना पड़ेगा। अच्छा जी, जी क्या कह रहा था मैं, हैंड वालों डिस्टर्ब हो रहे थे, बोल देनी सी। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं, हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो ना 5 6 7 एसिड्स खरीदे, हो सकता है कोई एसिड बिजनेस चला रहा हो कि ये 2007 में चला हो, कुछ एसिड आए पर 8 में आए, पर 9 में आए हो, हम 10 में आ गए। अब सवाल से जाके ओपनिंग एसिड ढूंढने बैठ गए तो फिर तो मुसीबत में पड़ गए ना। तो हमारा लेजर जो हमने बनाया है उसके अंदर आपको नजर तो आ रहा है ओपनिंग एसिड्स 5 लाख, और ऊपर लिखा हुआ है मैंने एट कॉस्ट बन रहा है ये अकाउंट, क्योंकि एक्यूमुलेटेड एसिड का अकाउंट अलग पड़ा हुआ है। बात समझ रहे हो ना, तो इसलिए कभी भी सवाल से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल हमारे लेजर के अंदर मौजूद हुआ करेगी। नजर आ रही है, ब्रॉड डाउन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्रॉड डाउन ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स है, इसे देखो कितनी है जी, 500,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। ठीक है जी, और फ्रैक्शन कितना लगेगा, फ्रैक्शन कितना लगेगा, फ्रैक्शन लग ही लगेगा, क्या लगना ही नहीं कभी, नेवर अप्लाई फ्रैक्शन हेयर। क्यों, देखो हाँ पहले मैं ये लिख दूं कि यहां पर आप अभी लिखोगे ये बात भी, नेवर 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 एवर अप्लाई फ्रैक्शन खरगोश हेयर। अच्छा ये दूसरा है जी बच्चों, इसके लिए ना आप यूं स्टार लगाकर इसके साथ ना उर्दू में भी लिखें, एक बात लिखें, यहां हम सिर्फ उन एसिड्स को लिया करते हैं, यहां हम या यूं लिखें, यहां सिर्फ वो एसिड्स आते हैं, यहां सिर्फ वो एसिड्स आते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहें। मैं दोबारा बोलूंगा, यहां पर सिर्फ वो एसिड्स आते हैं ओपनिंग वाली जगह पे, ठीक है ना, यहां पर सिर्फ वो एसिड्स आते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहें। सब लिख लें अगर, तो फिर मैं बात बढ़ाऊंगा आगे। जी बस कर दो, क्या लिखी जा रहे हो। यहां पर हम सिर्फ उन एसिड्स को लेंगे जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहें। स्टॉप राइटिंग। अब जब लेने ही वो एसिड्स हैं यहां पर जो साल के पहले दिन से आखिरी दिन तक रहें, तो फिर फ्रैक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, एसिड हमारे पास पूरा साल मौजूद ना रहे, इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं, या हमने इस साल ही खरीदा उनको तो वो साल के पहले दिन मौजूद नहीं थे, वो तो फिर वैसे भी किस में आते हैं, एडिशन में। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ना ऑन एडिशन, तो अगर कोई ऐसा एसिड होगा कि जो हमने इस साल में खरीदा होगा, ओपनिंग में हमारे पास मौजूद नहीं होगा, तो वो तो वैसे ही इधर नहीं आना, वो तो वैसे ही एडिशन में आएगा, तो वो तो वैसे ही पड़ा नहीं होगा, फ्रैक्शन की कहानी खत्म। देखिए मैंने क्या कहा कि हमने सिर्फ वो एसिड लेने हैं तो साल के पहले दिन से आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहे। मैंने कहा अगर कोई इस साल में एडिशन हुआ है तो वो तो वैसे ही हम एडिशन वाले सेक्शन में डालते हैं, ओपनिंग में तो वो पड़े ही नहीं होते, तो फिर वो तो यहाँ होंगे ही नहीं, कहानी खत्म। एक सिचुएशन जो कल आएगी वो क्या है, हमने साल के शुरू में हमारे पास एसेट पड़े थे, उनमें से कुछ एसेट इस साल में हमने बेच दिए। अब वो साल के पहले दिन तो मौजूद होंगे, साल के आखिरी दिन मौजूद नहीं। एडिशन क्या होता है, साल के पहले दिन मौजूद नहीं थे, आखिरी दिन तक आ गए। डिस्पोजल क्या होता है, साल के पहले दिन पड़े थे, दौराने साल बिक गए तो आखिर में नहीं पड़े। तो जब डिस्पोजल वाले एसेट्स आएंगे ना, उनको भी यहां से माइनस करके नीचे एक नया लाइन आइटम का ऐड करेंगे ऑन डिस्पोजल, उनको वहां लिखा करेंगे।
यानी यहां पे हमने छोड़ना ही नहीं किसी ऐसे एसिड को जो साल के पहले दिन पड़ा था और साल के आखिरी दिन पड़ा है इसके अलावा हो। यहां पे सिर्फ वही एसिड लेंगे जो पहले दिन से आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलिए ठीक है जी, आंसर आ गया इसका 50,000। अब एडिशन इस साल का एक ही है। अब देख लो, ओपनिंग में नहीं पड़ा, अलग पड़ा है, एडिशन भी अलग करेंगे। ठीक है, तो एडिशन है 5 लाख का। ओहो सॉरी, यहाँ पे मैंने ओपनिंग के साथ भी ये लिख देना चाहिए था मुझे, -0। क्या मतलब? कॉस्ट माइनस। अच्छा, अब ये जब जब ये मैं बताना जरूरी था, समझ रहा था, ठीक है ना, ये ना आपको बताने लगे। देखें, अब मैं आइंदा से कल से मैं अगर रेजल्ट वैल्यू सवाल में नहीं गिवन होगी तो मैं फिर -0 लिखना छोड़ दूंगा, टाइम बचाऊंगा। लेकिन आज चलो पहला दिन था, तो जो सा मर्जी साल आप देख रहे थे अभी वर्किंग में जाके, हर साल ही कॉस्ट माइनस स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला यही है, कॉस्ट माइनस रेजल्ट वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। तो चाहे ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स हैं, चाहे ओपनिंग वाले हैं, हमेशा रेजल्ट वैल्यू गिवन हो तो कॉस्ट माइनस रेजल्ट वैल्यू करनी है। अच्छा, सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये दो एसेट्स हैं तो दोनों की माइनस होनी है, तो बिल्कुल दोनों की कॉस्ट पड़ी है तो दोनों की ही रेजल्ट वैल्यू माइनस होगी, ठीक है ना। लेकिन सवाल के अंदर मौजूद नहीं थी, कॉस्ट माइनस रेजल्ट वैल्यू, उसमें से -0 हुआ इनटू रेट 10%, तो आंसर तो वही है। कल से नहीं लिखा, रेजल्ट वैल्यू होगी तो लिख लिया करेंगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी तो बस -0 करके टाइम जाया नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला याद रखना है आपने, ओके। अच्छा जी, एडिशन 5 लाख का है, कॉस्ट माइनस रेजल्ट वैल्यू 0 इनटू रेट 10%, लेकिन यहां से आनी है पूरे साल की डेप्रीसिएशन, जबकि हमने ये एसेट पूरा साल इस्तेमाल किस दिन आया था? ये 1/9/2010 पे, हमें भाई यहीं से लगा हुआ है ना। अच्छा जी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने महीने? इनटू 4/12, कितना आ गया? 1,667। और ग्रैंड टोटल क्या आ गया? 67। 5 को क्या कहते हैं? 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को। किसी ने कहा इलेक्ट्रा। अच्छा जी, सुने, लेसन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। लेसन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री बोलो। 31 दिसंबर 10 पे जाके हम एक ही बार एंट्री पास करेंगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इसके सामने करनी चाहिए थी मुझे एंट्री, बाहर चलो जी। ढेर सारे 6 के बाद 7, ठीक हो गया जी। ये एंट्री पोस्ट करवा दें फिर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। यहां पे लिख दोगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, वर्किंग 1 ही कंटिन्यू की हमने, डेट है जी 31 दिसंबर 2010। और यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में ये बैंक है हमने 31 दिसंबर 10, ठीक है। सवाल खत्म हुआ। 31 दिसंबर 2010 पर क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख आ गया। टोटल भी लिख लो, चलो कल से मैंने कोई नहीं लिखा करना, टोटल आप ही लिखेंगे क्योंकि आपका पेपर भी पास होना बाकी है। मेरा तो पेपर पास है जी। 99167 एज इट इज 99167 इधर लिखो, और यही क्लोजिंग बैलेंस आ गया 99167 31 दिसंबर 2010। सबर फोटोग्राफर, सबर, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, सबर जी। इसका क्लोजिंग भी बता दो। ये बेचारे टीम मस्कीन का क्लोजिंग 31 दिसंबर 10 क्लोजिंग बैलेंस है। 99 वाले कुछ होश कर, कितों 99167 कितों, केड़ा 99 दस केड़ा सी, खुद बताओ, खुद बताया करो, ऐसे करके खुद बताया करो। क्या कहूँगा मैं? कुछ नहीं कहूँगा भाई, कहाँ से 99? देखो ना, ये 6 के ऊपर कुछ पड़ा हुआ, 6 कुछ नहीं। यही तो फर्क समझाने के लिए ये लेजर बनवाया, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं था कि एक्सपेंस फॉर द ईयर है। एक साल का एक्सपेंस 32,500 क्लोजिंग, ये ट्रायल में गया, अगले साल वो ऐड नहीं हुआ, एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है। एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस और चीज है, इसी तो कहा था वो बैलेंस शीट आइटम है। पहले साल मैंने कहा था सेम हो सकता है, आगे नहीं होना सेम। एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये 1 साल का एक्सपेंस है, ये 1 साल का एक्सपेंस है, लेकिन इसका क्लोजिंग क्या कह रहा है? ये 1 साल का एक्सपेंस, और ये कह रहा है ये आज तक का एक्सपेंस। अब वजह यह कि पहला साल था तो दोनों बराबर थे,
अगले साल गए तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या कह रहा है, ये एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और अक्यूमुलेटेड कह रहा है हाँ ये एक साल का यहां ऐड करो, आज तक का इतना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ठीक है। इसीलिए तो एज ऑन है, बैलेंस शीट आइटम का है, इसको एसेट के अंदर होने वाली कमी को एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने के बजाय अलग क्रेडिट करके रख रहे हैं ना, वो एसेट अकाउंट में जो क्रेडिट होता है वही क्रेडिट हम यहां पर करते आ रहे हैं, इसलिए अलग पड़ा हुआ है, ठीक है, सही है ना। हाँ ये रिक्वायर्ड नहीं था लेकिन इसीलिए बनवाया था कि तुम कहो 999 पता नहीं क्या, ठीक है। अच्छा जी क्लोज हो गए, दोबारा करता हूं, पहले मुझे कंप्लीट करने दें जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 66667, ये एक साल का एक्सपेंस है, ठीक है, जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर इधर 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 ये 6667 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा 99167, ये बात कर रहा था, ठीक है। ये एक्सपेंस फॉर द ईयर आता है, एक साल का एक्सपेंस, 2009 का एक्सपेंस, 2009 तक भी इतना ही था, पहला जो साल था, ये सिर्फ 2010 का एक्सपेंस, और ये 2010 तक का एक्सपेंस, इसमें 9 और 10 के दोनों ऐड होकर एक्यूमुलेटेड आ रहे हैं, ये बात कर रहा था मैं, ठीक है। अच्छा सॉरी जरा मैं पहले ये लिख गया, एसेट अकाउंट क्लोजिंग कितना था जी दूसरे साल के एंड पे 10 लाख, ठीक है, ये 1 सही लग रहा था इसलिए मैंने बता दी जी। 10 लाख एसेट अकाउंट की कॉस्ट है, एसेट कॉस्ट शो कर रहा है, और आज तक ये कितना डेप्सिट हो चुका है 99,167, तो बुक वैल्यू कितनी आ रही 99, अच्छा 900,833,832 वाले कुछ होश कर ले, ऊपर 7 पड़ा हुआ है, ठीक है, राउंड कर लिया करो, राउंड डाउन किया हुआ है आपने, ये क्या आंसर आया था, चलें छोड़े बार क्या भाई, पॉइंट के बाद अगर लेट से 2.3 है, राउंड डाउन करके 2 करो, 2.4 है, राउंड डाउन करके 2 करो, अगर 2.5 आ जाए या उससे ऊपर आ जाए तो राउंड अप कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, तो राउंडिंग का शायद डिफरेंस था यहाँ पे जिस भाई ने 2 या 3 का वर्क बोला। अच्छा जी क्लियर है ये, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी। एसेट भी आज तक का है, आज तक हमारे पास 5 लाख के एसेट्स पड़े थे, किस दिन तक 31 दिसंबर 9 तक, भाई सुन लो ये अहम बात है, यकम जनवरी 10 तक हमारे पास कितने एसेट पड़े हैं 5 लाख, फिर 10 में मजीद खरीदे इस साल में, और 31 दिसंबर 10 तक हमारे पास कितने पड़े हैं 10 लाख के एसेट, ठीक है। यकम जनवरी पे कोई डेप्सिएशन नहीं थी क्योंकि कोई एसेट ही नहीं था, इस साल की डेप्सिएशन आई 32,500, तो 31 दिसंबर 9 तक की डेप्सिएशन आ गई 32,500, हम कहेंगे यकम जनवरी 10 तक की डेप्सिएशन क्या है 32,500, फिर इस साल मजीद डेप्सिएशन 66,000 समथिंग आई, और 31 दिसंबर 10 तक की डेप्सिएशन हो गई 99,167, देख लो ना ये भी इसके अंदर एडेड है, ये भी एडेड है, तभी तो 99,167 बना है, ये क्लोजिंग ओपनिंग नहीं बनाया, लेकिन यहां पे क्या है ये साल की डेप्सिएशन है, ये सिर्फ साल की डेप्सिएशन है, एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है, प्रॉफिट लॉस को देख लो, मैं ट्रायल बनाया नहीं है असल में, तो ये बिल्कुल ही मैं बनाना दोनों चीजें नहीं चाह रहा था, ये भी ना बनाओ ये रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है, और चलो अब ये बन गया, खैर मैं जी हो रहा हूँ साइड पे जी, वालेकुम सलाम स्टूडेंट। बेटा पिछले साल में सिर्फ 32,500 डेप्रीशिएट हुआ है, वो 5 लाख एसेट की कॉस्ट हो तो सिर्फ 32,500 डेप्रीशिएट करके छोड़ दोगे बाकी जिंदगी उसको, इस पूरे 5 लाख, हाथ खड़ा करो जिसका सवाल था मुझे नजर नहीं आ रहा था बच्चा, हाँ ये पूरे 5 लाख ने पूरी लाइफ के अंदर, भाई उधर रखें भाई कैमरा उधर रखें, पूरे 5 लाख ने आगे चलकर पूरी लाइफ के अंदर ये एक्सपेंस आउट होना है, अब पहले साल में तो सिर्फ 32,500 एक्सपेंस आउट हुआ है, तो जो बाकी इस 5 लाख में से पड़ा है क्या वो एक्सपेंस आउट नहीं होना था, सही समझ गए बात को, ओके जी। और कोई सवाल होर किनू नेट करना है, बेटा ये 5 लाख इधर पड़ा है, अगले साल इस 10 लाख में ये 5 लाख भी पड़ा है ना, ये 32,500 डेप्सिएशन इसकी यहाँ पे आ रही है, अगले साल जब ओपनिंग डेप्सिएशन यहाँ पर कैलकुलेट हुई इसमें आ गई तो 67 भी इसमें पड़ा है, तो यहाँ पर इकट्ठी होती जाएगी, एसिड इसमें पड़ा है तो इसकी डेप्सिएशन भी यहाँ पे इकट्ठी होती चली जाएगी, अलग से कुछ नहीं करना, बस जो करना था वो कर लिया, फिर सोचो और क्वेश्चन करो, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ लो, समझ आ गई बात की जी, कोई क्वेश्चन है जी। हाँ ये वैसे ही मेरा ये मैंने शुगर लगाया बस सच, मुझे रिक्वायरमेंट सिर्फ ये 2 अकाउंट्स थे जी, ये चूंकि मैंने सब कुछ आपको समझाना है, पर्चे के अंदर वो ये भी बनवा सकता है, वो ये भी कह 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 सकता है, वो सिर्फ ये कह सकता है, सिर्फ ये कह सकता है, कुछ भी आ सकता है पर्चे के अंदर, तो पता तो सब कुछ होना चाहिए ना। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के ऊपर क्यों मैंने वो सारा बेसिक्स सिखा के 2-3 दिन फिर भी लगा दिए थे, क्योंकि हर टॉपिक ने अल्टीमेटली यहीं पे एंड होना है आप, ठीक है ना। तो यहाँ में इसमें से कुछ भी आपके रिक्वायरमेंट के अंदर आ सकता है, पर्चे की रिक्वायरमेंट को एड्रेस किया करेंगे, पर्चे की इस सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ ये 2 लेजर्स है, मैंने कई बार मना किया कि मैं बोल रहा हूं तो साथ मत बोला करो, ठीक है जी, सही है बच्चों।
तो पर्चे में अगर वो कहता ये सवाल आता तो पर्चे में इसमें से बाकी कुछ भी करने के नंबर नहीं मिलने थे, सिर्फ इसके नंबर मिलने, तो पर्चे में हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक हो जाएंगे। लेकिन सीखते हुए हम ऐसे सीखा करेंगे कि जो मुमकिन है वो कर दिया करेंगे सवाल के लिए। बिल्कुल अगर जरूरी समझो तो, ना समझो तो जबानी भी कर सकते हो, लेकिन करेंगे, करनी पड़ती है। उससे फायदा होता है, क्या होता है, एक मजे की बात बताऊं आपके इस सवाल के अंदर मिसाल के तौर पर ये लेजर रिक्वायर्ड है और इस लेजर के अंदर आपके 5 नंबर है। इस लेजर के 5 नंबर कैसे हैं, उसने कहा यहां पर इसके 2 नंबर रखे हुए हैं, फिर 0.5 बैलेंसिंग के, इसके 0.5 कितने हो गए, 3 हो गए, फिर 2 नंबर इसके रखे हुए हैं 5 मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो 5 नंबर ऐसे बनाए हैं उसने, इसमें सबसे ज्यादा नंबर डेप्शन एक्सपेंस के, क्योंकि इसके पीछे कैलकुलेशन है, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन करने आए, बड़े ध्यान से देखना, उसने 2 नंबर रखे हुए इसकी कैलकुलेशन, 2 फिगर आ रही है मिसाल के तौर, उसने कहा कि यहाँ पर 1 नंबर है, इसका 1 नंबर है, उसका 1 नंबर, ठीक है, सही है ना। और मिसाल के तौर पे इसकी पोस्टिंग के आगे नंबर हैं या नहीं भी हैं, तो बहरहाल चले मैं मिसाल के तौर पे 2 नंबर कह देता हूँ। अब आपने वर्किंग की प्रेजेंट, यहाँ पे ना मंथ्स गिनते हुए ये 7/12 के बजाय तेजी वालों ने 6/12 लिख दिया, तेजी वालों ने, ठीक है ना, तो उनकी ये फिगर क्या हो गई, गलत, तो ये नंबर गए, लेकिन ये 1 नंबर फिर भी मिलेगा, ठीक है। और मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ 2.5 नंबर की ये वर्किंग है, 2.5 नंबर उसने कैसे दिए हुए हैं, एक कैलकुलेशन के, और फिर ये भी कॉन्सेप्ट है कि डेबिट एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्यूमुलेशन क्रेडिट होता है, तो आधा नंबर इसका है, तो 2.5 नंबर इसके थे, तो एक कैलकुलेशन गलत हुई, सो हुई, 1 नंबर इसका कट गया, ये 1 नंबर, और गलत फिगर की भी सही पोस्टिंग का 0.5 नंबर, ये फिर भी मिलेगा आपको, ये अकाउंटिंग है, मैं सही बता रहा हूं, ऐसे ही होता है अकाउंटिंग के अंदर। तो वर्किंग करने वाले को ही फायदा होना है, ठीक है ना। जिसने वर्किंग नहीं की उसका आंसर ही गलत हो गया, यहां पे उसको गलत फिगर नजर आई एग्जामिनर को 35,000 मिसाल के तौर पे 35,000, एग्जामिनर कहा यार ये तो चलो 0.5 दे दे, तो एंट्रीज ने सही की हुई है, लेकिन तो 1 नंबर गया ना, जाया हो गया, हालांकि गलती से, तो गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते, मैं ये कहना चाह रहा था। ये फिगर गलत हो गई तो ये आंसर गलत आया, ये गलत वो सही हो गया, उसका 0.5 नंबर मिलेगा, गलती के नंबर यहां पर कट चुके थे, गलती पे गलती के नंबर अकाउंटिंग में नहीं कटते। तो वर्किंग करनी चाहिए या नहीं, किसने पूछा था वर्किंग करनी है कि नहीं, करनी चाहिए ना, जी सही है। ये ऐसे ही चेक होंगे टेस्ट आपके, अगर वकास जाग रहे हैं तो। जी सही है, ये रिक्वायर्ड नहीं था, मैंने इसलिए काट दिया, वैसे ना ही काट रहा तो अच्छा था, चलें बहरहाल। अच्छा अब ना आपने मुझे पता है क्या करके देना है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये देखें आपके होमवर्क वाले सवालों में से, ये आपने मुझे पिछली क्लास ने 6 मिनट, आधी क्लास ने 6 मिनट में कर लिया था, और बाकी कोई 2 मिनट और दिए थे, तो तकरीबन 90% बच्चों ने सवाल सॉल्व कर लिया था। ये देखें, इसमें आपने सुने क्या क्या करना है, देखें जनरल एंट्रीज पास नहीं करनी आपने, जनरल एंट्रीज पास मत करना, ठीक है। ये एक्सपेंस का लेजर बेशक मत बनाना, ये ट्रायल भी मत बनाना, ये 2 लेजर्स बना देना, ये डेबिट एक्सपेंस की कैलकुलेशन करना, और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। ये सब काम करने के लिए आपके पास पूरे 6 मिनट हैं। और इधर देखें एक और बात, यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स दे दी गई, कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ कर दो, आपकी मर्जी है। रेट अप्लाई करना चाहते हो तो डिवाइड बाय 1/6 कर दो, तो 16.67% ये रेट आ जाता है। कॉस्ट इंटू रेट भी कर सकते हो, मैंने रेट यूज करना है जब आपको करवाना है सवाल, उसकी वजह डिवाइड बाय कॉस्ट करने से यहाँ जगह ज्यादा घेरी जाती है, मेरे पास जगह कम है इस वक्त, ठीक है ना। मैंने इसी फॉर्मेट को मिटा के सवाल ये वाला करना है, ठीक है। तो इधर लाएं एक दफा, इधर लाएं एक दफा जी। हाइब्रिड वालों ये क्वेश्चन हैंडआउट सबके पास है ना, किसी के पास नहीं है तो बताएं। हाँ पर तस्वीर खींच ले छेती ना, पहुंच जाएगा हैंडआउट, लेकिन तस्वीर बना लो इसकी, ये सवाल आपने करना है, ठीक है। और मेरी तो ये राय है, पहला सवाल है जिंदगी का, तो मैं कैमरा को बोर्ड की इस तरफ रख देता हूँ, थोड़ी बहुत नकल आप पहले 1-2 मिनट में करना चाहें तो कर सकें फॉर्मेट को देखने की, ठीक है। ले आया मेरे बगास उधर ले जाएं हैंडआउट, यहाँ हमारे तो बच्चे फिजिकल वाले देख रहे हैं, इसको इधर से, इधर भी किसी के पास ना हो तो क्लास के बाद ले लीजिएगा, हाइब्रिड में दे आए जी जिनके पास नहीं है ये हैंडआउट। कल वाला हैंडआउट है, कल वाला, अभी आज वाले पे पहुंचे ही नहीं, ऐसे ही आप लोग मिला ही नहीं, पहुंचे भी नहीं है, तसल्ली हुई है, अभी कल वाला काम ही कर रहे हैं हम, जो मैंने कल जाते जाते करवा दिया था। लेकिन आप लोगों को फायदा ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि आप लोग घर जाके खपे उसके साथ, जो जो खपे उनको बहुत फायदा हुआ, वरना इतने सवाल ही नहीं आते आप लोगों की तरफ से। पहले दिन चीज़ें नहीं सिखा देना, बच्चा कहता वो पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, हाँ ठीक है समझ आ रही है, बोलना नहीं है ज़्यादा, ये ना हो ये तो समझ आए, ये भी निकल जाए दिमाग से, तो अच्छा है ना, ज़रा सोच सोच के आया आप लोग। नो रेट्स वगैरह हमेशा याद रखना, पॉइंट्स के बाद 2 डेसिमल ले लिया करना, अमाउंट को राउंड करके फिगर को कर दिया करना, और रुपीस को पॉइंट्स में ना लिखना। जो रेट्स वगैरह होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने अप्लाई होना होता है कॉस्ट फिगर्स के साथ, तो फिर बहुत फर्क पड़ जाता है उससे। वैसे कर देना जुर्म नहीं है, लेकिन अभी आपको आदत नहीं डालना चाह रहा है इस वक्त, फिलहाल रेट्स वगैरह पॉइंट डेसिमल के बाद 2 तक यूज करेंगे हम, ठीक है।
फिर जब राउंड करना होगा ज़्यादा आगे जाके फिर करना शुरू कर देंगे। नो, बिल्डिंग 1 का अलग बनाएंगे, 2 का अलग, ये सवाल आया है जी? बिल्कुल नहीं, हम सेम क्लास ऑफ एसेट के लिए एक अकाउंट बनाते हैं। पिछले सवाल में एसेट 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 लिखा हुआ था तो फिर तीनों के अलग अलग अकाउंट बना लेते। हाँ, अगर एक सवाल के अंदर आए बिल्डिंग और साथ ही प्लांट एंड मशीनरी और साथ ही इक्विपमेंट, ये 3 अलग अलग चीजें आ जाएं तो फिर तीनों के अलग अलग, क्योंकि क्लास डिफरेंट हो गई। आपने बिल्डिंग और इक्विपमेंट को इकट्ठा नहीं कर देना, व्हीकल और मशीनरी को इकट्ठा नहीं कर देना। हाँ, व्हीकल सारे इकट्ठे कर दो, बिल्डिंग सारी इकट्ठी कर दो, लैंड सारे इकट्ठे कर दो, तो सेम क्लास ऑफ एसेट के लिए एक ही अकाउंट बनता है। ओके, ये सारी बिल्डिंग एक ही अकाउंट में आएंगी, बस एसेट अकाउंट के बजाय नाम बिल्डिंग अकाउंट लिख लेना। इस क्लास में किसी के पास कल वाला हैंड आउट नहीं है तो बताएं, हाथ खड़े रखें। अच्छा, छुट्टी की होनी है ना कि अफ्तारी में पकौड़े रख के खा लिए थे? आई जाओ आगे। गर्ल्स की सेकंड लास्ट रो में 3 हैंड आउट रख दो कल वाले, बस सेकंड लास्ट तुझी जा रहे हो, 3 हैंड आउट मैंने कहा रख दें यहाँ पे। थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट में जिन जिन के पास नहीं है बस मिक्स कर लें। और जी और चलें जी, 4 मिनट रह गए, जल्दी करें। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट्स, वर्किंग तो करनी मजबूरी है वैसे ही। हैंड आउट पहुँच गए जी सबके पास कल वाले? सुबह नींद पूरी करके आया करें। आमिर तो नहीं सोता अपनी क्लास में। अच्छा, अभी रजिस्टर चेक करता हूँ ना तुम दोनों के, आज जुर्माना होगा। नहीं आज तक लेक्चर, चलो फिक्स एसेट एंड डेप्शन का तीसरा लेक्चर है ना, दूसरा कर लो बेशक, इससे ऑनवर्ड देखता हूँ। लेक्चर नंबर लिखा हो, डेट लिखी हो, क्वेश्चन हो सॉल्व, होमवर्क भी करके आएंगे मेरे टीएस इंशाल्लाह। आप लोग तो करेंगे ही, मैं टीएस की बात करूँ। जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन 1.5 घंटा खड़े रहेंगे, फाइन भी होगा। मैं आगे जिन्हें छड़ना है छाड़ देना स्टार्ट। क्योंकि आई के आपने तीर आजमाना होता है, हमने जिगर आजमाना होता है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तीर आजमा हम जिगर आजमा। कितने बच्चे कर चुके? शाबाश, कोई हाइब्रिड में भी कर चुके हैं? हाँ 1-2 हैं उधर भी। कोई नहीं अभी बड़ा टाइम पड़ा, 3 मिनट नहीं 2 मिनट पड़े अभी। ये बहुत कम टाइम दिया मैंने, लेकिन स्पीड से कर गए आधे बच्चे भी, तो बड़ी बात है। पर ये मैंने कह दिया कम टाइम दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बस रिलैक्स हो जाओ। आपके लिए चैलेंज है, आपने करना है इसको पूरा। शाबाश, हिम्मत करो। जी बच्चों, ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा इरेलीवेंट है, क्योंकि हमने अभी तक सीखा ही क्या है। क्वेश्चन जी स्टूडेंट का ये है कि यहाँ पे हम ओपनिंग WDV पे रेट नहीं लगा सकते, तो वो ये मेथड ही नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने हमेशा रेट को कॉस्ट भी लगाना है। हाँ, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ये इसके बाद हमने कल डिस्पोजल करके परसों शुरू करना है वो वाला मेथड। उसमें फिर सब्सिक्वेंट ईयर में WDV पे रेट लगता है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने ये कल इसीलिए 3 सवाल आपको इकट्ठे यहाँ करवाए थे, ठीक है ना। हर सवाल में आप देख रहे थे कॉस्ट चूज हो रही थी, रेट वाले सवाल में भी कॉस्ट रेट
कॉस्ट पर रेट लगता रहा। आपने घर जाके जो सवाल किया होगा 5वां, उसमें भी कॉस्ट पे रेट लगा होगा। तो कौन सा मर्जी साल हो, स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ने कॉस्ट पे लगना है, ओपनिंग एसेट पे कॉस्ट पे रेट लगेगा। लेकिन अगर मेथड बदलेगा तो फिर वो चीज़ अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, इसलिए इररेलेवेंट क्वेश्चन है फिलहाल। परसों ये मेथड शुरू कर देंगे क्योंकि कल तो डिस्पोजल करना है, और परसों फिर उसी डिस्पोजल की ज़्यादातर क्लास के टाइम में उसी की मजीद प्रैक्टिस करके आपको पक्का करके फिर दूसरे मेथड ऑडिशन पे जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। अभी तक तुमसे सवाल नहीं हुआ, 6 मिनट हो गए हैं। कितने बजे कर चुके? कोई 25%। हाइब्रिड में कम परसेंट। नलायक हो गया हाइब्रिड वाले आपके, 2-4 दिन तारीफिया कर दी। जल्दी करें यार, टाइम ही खत्म हो गया है। प्रेशर वाली क्लास होती है, मुझे भी बढ़िया आती है, मुझे भी आती थी। अभी रमज़ान है, मैं वैसे तो खड़ा कर देता हूँ सोने वाले बच्चे को, तो फिर वापस जाके भी सो लिया करो ना, क्लास में आती है बस। गैर रमज़ान में कोई बच्चा सोने की कोशिश अव्वल तो करता ही नहीं है, रमज़ान के से थोड़ा सा हो रहा होता है। खैर अब तो 10 दिन गुजर गए, अब तो तकरीबन रूटीन सेट हो ही गई। हाँ जी, कितने बच्चे कर चुके? 7 मिनट हो गए हैं, अब लास्ट मिनट है जी, सब पूरा कर लें इसको। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ टोटल रह गए, टोटल मैं नहीं करवा रहा, बस सोल्यूशन देखना आपको है। जिन्होंने कर लिया वो अपने सोल्यूशन से मैच करें इसको। सोल्यूशन वाला हैंड आउट तो मिल गया ना आप लोगों को, दोनों हैंड आउट्स टीए साहब ने दे दिए थे, जिनके पास हैं देख लें उसको। जिनको हैंड आउट नहीं मिला आज वाला या सोल्यूशन कल वाला, वो क्लास से निकलते हुए ले लीजिएगा, एंड पे पड़े मुझे। पिच टैली है, पिच टैली। अच्छा जी बस करें अब, चलें 1 मिनट है अब। सरदान आ गए तो ताड़े से मैं तो मैंने क्लास एंड कर दी थी, बच्चों ने नहीं की। भाई ये डस्टर ना चेंज करवाना है, उन्हें कहना है लकड़ी वाला बैक वाला लें, ये नहीं सही, प्लीज। सही है ना? तो 0.5 से नीचे की फिगर होगी ना, तो कोई नहीं, माफ कर दो। अच्छा जी इधर ले आए आमिर भाई, बस करें जी बस। ये हैंड आउट आपके पास आ गया, लेकिन इस पे ना ये लिखना भूल गए थे, तो जो हैंड आउट आपके पास सॉल्यूशंस वाला मौजूद है, इसलिए आप यहाँ पर लिख लें लेक्चर 14 होमवर्क क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। ये हैंड आउट का एक सेट बना के ना टॉपिक एंड पे मैं फोटो कॉपियर पे भी रखवा दिया करूँगा, जो लेना चाहें वो ले लें। लेकिन वो इतने काम के हैंड आउट जितने ये होते हैं, क्योंकि इनमें आप साथ साथ लिख रहे होते हैं चीज़ें। अच्छा बहरहाल इधर देखें जी, एसेट अकाउंट का क्लोजिंग, ये तो पहला सवाल है ना, हमने तीसरा किया अभी। पहला और दूसरा जिन्होंने नहीं किया था घर पे दोबारा करके इसको देख लेंगे, जिन्होंने कर लिया था वो घर जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर 3, बिल्डिंग अकाउंट पहले साल का क्लोजिंग है 25,000, दूसरे साल का एसेट अकाउंट क्लोजिंग है 50,000। कितने बच्चों का ये आंसर नहीं आया? नहीं आया, सबका सही है जिन्होंने कर लिया कंप्लीट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग पहले साल का 4 और 3, कोई गलती नहीं है। किसी का 3,333 है, किसी का 3,334 है। मैं मारूंगा भाई बोले तो आपस में, इसे बता दो, इसे भाई को बता दो, मेरा निशाना ठीक है। प्लीज चुप कर दो प्लीज, मेरे हाथ बंधे हुए देखें, ये फीमेल स्टूडेंट्स भी प्लीज। पहले साल बस सर जी तो पूरे टाइम से जाती पानी होंगी। 3,333 है या 3,334 है, दोनों सही हैं, ओके। और दूसरे साल में 9067 है या 9068 है, जो भी है, 1 आध रुपये राउंडिंग का डिफरेंस। दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज नॉट एन एरर। राउंडिंग का डिफरेंस वैसे भी एरर होता ही नहीं है, जिसने राउंड डाउन कर दिया आप करने के बजाय, कोई नहीं इतना वो पिनलाइज करने वाला जुर्म नहीं है, नंबर ही काट ले, नहीं काटने चाहिए उसको। बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, राउंड अप करना है या राउंड डाउन, ठीक है। डेफिसिट एक्सपेंस की वर्किंग भी यहाँ पे मौजूद है। तो कितने बच्चों ने बिल्कुल सही कर लिया था? अच्छा, कितने बच्चों की गलती आई? अच्छा चलें, ये गलतियां आइडेंटिफाई कीजिएगा। मोस्टली ये मंथ्स लिखते हुए तेज़ी के अंदर गलती होती है। आप सुने मेरी बात, एक तो आप लोगों ने ये होमवर्क वाला क्वेश्चन 1 और 2 जो था
इसको भी नहीं किया था तो अब कर लेंगे, और अगर कर लिया था तो चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को प्लीज़ ज़रा ध्यान से देख लें एक नज़र। लेक्चर 15 हैंड आउट मिल चुका है, इसमें मैंने ये कासिम वाला सवाल करना था, आज के प्लान में था, लेकिन ये नहीं हो पाया। आपने खुद ही देखा ज़्यादा तफसील के अंदर बातें हो गई, वो भी ज़रूरी थी, तो कोई बात नहीं। इस सवाल को भी आपने ट्राई करना है, बिल्कुल सिंपल। असल में इसमें सिखाना ये था कि बेटर प्रेजेंटेशन क्यों है एक्यूमुलेशन को क्रेडिट करना, तो इसलिए वो आप ये सवाल भी ट्राई करके आना। और इधर होमवर्क के अंदर 2 सवाल हैं, एक मिस्टर एहसान, दूसरा मिस्टर आसिफ। मिस्टर एहसान जो है इसका सोल्यूशन मौजूद नहीं है, यूँ समझना कि टेस्ट है, ये अनसीन सा है ना, सोल्यूशन नहीं है ना, ठीक है। जबकि मिस्टर आसिफ वाले सवाल का सोल्यूशन मौजूद है। कल आप क्लास में आओगे तो मैं पहले ये कासिम वाला सवाल करूंगा, फिर एहसान वाला सवाल मैं सॉल्व करूंगा, तो इसका सोल्यूशन आपके सामने बोर्ड पर ही आ जाएगा, ठीक है। आज टेस्ट देकर जाना, वरना कल क्लास में बहुत बुरा असर करूंगा। हाइब्रिड वालों या फिजिकल वालों, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।